वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास से आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर टीम के पेड कोर्सेज से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो इन दिए गए नंबर पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। इसके माध्यम से आप टीम के पेड कोर्सेज से भी आसानी से जुड़ जाएंगे और जितने फ्री इनिशिएटिव्स हैं आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, हम लोग बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध, मतलब अंग्रेज और मराठों के बीच जितने युद्ध लड़े गए थे उसकी बात करेंगे। तो अंग्रेजों और मराठों के बीच कुल 3 युद्ध लड़े गए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय युद्ध के पश्चात क्या होता है कि मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और उसे अंग्रेजी सत्ता में विलय कर लिया जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चलता है। इसकी समाप्ति होती है सालबाई की संधि के तहत 1782 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो 1803 से 1806 के बीच चलता है। इसकी जो समाप्ति होती है, देखिए इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग संधियां होती है, जैसे सुरजी अर्जुन गांव की संधि, देव गांव की संधि, राजपुर घाट की संधि। और वहीं पर तृतीय आंग्ल मराठी युद्ध की बात करेंगे तो 1817-18 के बीच होता है और इसमें क्या होता है कि मराठा साम्राज्य का विलय कर दिया जाता है अंग्रेजी सत्ता में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मराठा युद्ध में बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है। देखिए 1782 के बाद फिर सीधा 1803 में युद्ध हुआ है। इसके बीच में अंग्रेजों ने मराठों के ऊपर अटैक नहीं किया। इसका मूल कारण था कि यहाँ पर अंग्रेज मैसूर से युद्ध में व्यस्त थे। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रहा। क्लास को आप पूरा अंत तक देखिएगा, आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। मराठा युद्ध में अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखिए, अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि मराठा है क्या। अगर मराठाओं की बात करेंगे तो जो मराठा थे, है ना, मराठा ऐसा नहीं कि मतलब एक क्षेत्र में सीमित थे, ये हर जगह थे और अलग अलग जगह उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता था। देखिए यहाँ पर मैंने एक ऑड सा मैप बनाया, इस मैप को आपको सीरियस नहीं लेना है ना। इसके बाद यहाँ पे चीज़ें जो लोकेट की गई है ये भी एक ऑड सा लोकेशन है, इसमें चीज़ें हल्का फुल्का अप डाउन हो सकते हैं। देखिए बड़ौदा की बात करेंगे तो जो बड़ौदा के गायकवाड़ थे, है ना, ये मराठाओं के अधीन थे। पूना की बात करेंगे तो पूना के पेशवा मराठाओं के अधीन थे। ग्वालियर के सिंधिया मराठाओं के अधीन थे। इंदौर के होलकर और नागपुर के भोसले, ये मुख्य तौर पे ऐसे लोग हैं जो मराठाओं के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ है, हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सबको समझेंगे। देखिए, मराठा का जो प्रमुख होता था उसे पेशवा कहा जाता था। तो मराठाओं में जितने भी युद्ध होंगे, मतलब जो आपसी युद्ध होंगे, उसमें पेशवा बनने का युद्ध होगा। आप देखेंगे जो आंग्ल मराठा प्रथम युद्ध है इसमें भी पेशवा बनने को ही लेकर युद्ध हुआ था। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए मराठा युद्ध जो है 1775 में होता है, लेकिन उसको समझने से पहले इसकी जो नींव पढ़नी शुरू होती है ये बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो हम लोग 1761 से कहानी को शुरू करते हैं पीछे से, इसलिए ताकि एक कनेक्शन बने और चीज़ें समझ में आए। देखिए क्योंकि ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि आप पीछे देखेंगे, देखिए जो मैसूर युद्ध हो रहा था उसमें मराठे कभी अंग्रेज का साथ देते थे, कभी मैसूर का साथ देते थे। फिर मतलब अगर मराठे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे तो ऐसे ही कौन सी घटना घटी कि फिर अंग्रेज मराठों के खिलाफ युद्ध कर दिए। देखिए 1761 में क्या होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत के तृतीय युद्ध को कौन भूल सकता है। इसमें अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानी होते हैं, शाह आलम द्वितीय जो कि दिल्ली पर है, मतलब मुगल बादशाह, और सुजाउद्दौला अवध का नवाब, ये तीनों मिलकर के एक साथ रहते हैं और दूसरी तरफ होता है मराठा, मतलब मराठे होते हैं। अब इनमें युद्ध होता है, यहाँ पर मराठों की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। अब ये हार होती है, सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर सदाशिवराव भाऊ विश्वास राव की मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु इतना गहरा, मतलब इतना गहरा सदमा छोड़ता है कि यहाँ से बालाजी राव की मृत्यु हो जाती है ना। चलिए आगे समझते। देखिए
अभी फिलहाल में आप ये समझिए पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है। अहमद साहब अब्दाली अफगानी होते हैं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इसका साथ देता है, अवध का नवाब सुजाउद्दौला इसका साथ देता है और मराठाओं की हार होती है। सदाशिवराव भाऊ विश्वासराव की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखिए सदमे से क्या होता है, पेशवा बालाजी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए जो सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु हुई थी उनका सदमा इतना गहरा होता है कि यहाँ पर बालाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है। क्वेश्चन ये है कि विचार कीजिएगा कि दिल्ली और अवध के नवाब जो थे, मतलब दिल्ली के मुगल बादशाह और अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अब्दाली का साथ क्यों दिया, है ना। मतलब ये साधारण सा क्वेश्चन है भाई, वो भारत के थे, वो बाहरी लुटेरा था, अफगानी था, उन्होंने इनका साथ क्यों दिया। तो इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर होगा मराठाओं की बढ़ती शक्ति, है ना। जो मराठाओं की शक्ति लगातार बढ़ रही थी, इससे दिल्ली के बादशाह और अवध के नवाब ये दोनों चिंतित थे कि कल के लिए मराठा हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। इसलिए क्या होता है, ये अब्दाली का साथ देते ताकि मराठाओं की शक्तियों को कमजोर किया जाए। अब देखिए अब आते हैं फिर वापस से अपने टॉपिक पर। जब बालाजी की मृत्यु हो जाती है, पेशवा थे मतलब मराठा प्रमुख थे, इसके आगे मराठा प्रमुख बनते माधवराव पेशवा। माधवराव पेशवा क्या बने, मराठा प्रमुख बने, है ना। अब मराठा प्रमुख बनते फिर से अपनी मराठा शक्ति का विस्तार करते, मतलब अपने मूल क्षमता को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चालू कर देते, मराठा शक्ति का विस्तार करते और इन्होंने महादजी सिंधिया की सहायता से शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। देखिए दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, इसका क्या मतलब है, आपने पीछे बक्सर का युद्ध पढ़ा होगा 1764, है ना। बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि जो मुगल बादशाह होते हैं इन्हें अंग्रेजों ने पेंशन पर रख दिया था, मतलब इनकी बादशाहत खत्म, आप पेंशन लीजिए, हमारे अधीन काम कीजिए, है ना। तो अब क्या होता है कि महादजी सिंधिया की सहायता से मतलब जो पेशवा होते हैं उन्होंने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। अब एक चीज समझिएगा, है ना, जब इन्होंने मतलब शाह आलम द्वितीय ने साथ किसका दिया है, शाह आलम द्वितीय ने साथ दिया है अंग्रेजों अब्दाली का। अगर इन्होंने अब्दाली का साथ दिया तो इनको दिल्ली की गद्दी पर क्यों बैठाया गया, यही क्वेश्चन यहाँ पर है। शाह आलम ने अब्दाली का साथ दिया था तो उन्हें गद्दी पर क्यों बैठाया गया, मतलब मराठाओं ने ऐसा क्यों किया। तो देखिए इसका मूल कारण है अंग्रेजों की बढ़ती शक्ति। अंग्रेजों की भी शक्ति लगातार बढ़ रही है। अब इन्हें भी डर है कि अंग्रेजों को कंट्रोल करने की क्षमता, मतलब जो फरमान जारी करने का आदेश या की क्षमता या और भी चीज़ें वो किसके हाथ में, वो अभी भी मुगल बादशाह के हाथ में। तो इसीलिए चाहते हैं कि जो सेंटर है, जो दिल्ली है, इस पर मुगल बादशाह का शासन रहे ताकि अंग्रेजों को नियंत्रित किया जा सके। तो इसीलिए इन्होंने शाह आलम को गद्दी पर बैठाने का कार्य किया। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते, देखिए नेक्स्ट अब आगे क्या होता है, चीज़ें सामान्य तौर पर चलती रहती। 1772 ईस्वी में पेशवा जो होते हैं मतलब माधवराव, इनकी मृत्यु हो जाती। 1772, देखिए 61 से हम लोग 72 पर आ गए। 61 से 72 तक क्या हुआ, 61 में देखिए युद्ध हुआ है, कौन सा, पानीपत का तृतीय, जहाँ पर मराठा बुरी तरह से हारते हैं, विश्वासराव की मृत्यु होती है, बालाजी की भी मृत्यु हो जाती है। फिर माधवराव पेशवा बनते हैं, उन्होंने क्या किया कि अपनी शक्तियों को बढ़ाया और उन्होंने जो दिल्ली के बादशाह हैं, मुगल बादशाह है ना, शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया। अब 1772 में इनकी मृत्यु होती है और यहीं से षड्यंत्र चालू हो जाते हैं। देखिए अब इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, नारायण राव पेशवा बने। अब जब नारायण राव पेशवा बने मतलब मराठा के प्रमुख कौन बन गए, नारायण राव। अब यहाँ पर एक नाम याद रखिएगा, रघुनाथ राव राघुआ, है ना। अब इनको ये चीज पसंद नहीं आती, राघुआ ये सोचते हैं कि पेशवा का पद मुझे मिले, है ना, और इन्होंने विरोध किया और साथ में छल से इनकी हत्या कर दी। नारायण राव की छल से हत्या कर देते। अब देखिए हत्या करने के बाद अब ऐसा नहीं कि किसी भी सत्ता में हर व्यक्ति गद्दार होता है, कुछ ईमानदार भी होते हैं, काफी ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पर जब नारायण राव की मृत्यु हो जाती तो नारायण राव के पुत्र होते माधवराव द्वितीय, जो कि शिशु होते हैं इस समय, है ना। अब इनको क्या किया गया, नाना फडणवीस ने पेशवा बना दिया, है ना, और सत्ता को मतलब अपने हाथ में लिया। अपने हाथ में लेने का मतलब है ईमानदारी से इन्होंने शासन करना चालू किया, है ना। पेशवा कौन है, माधवराव द्वितीय, और इसके बाद यहाँ पे नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया, इन्होंने क्या किया कि 12 सदस्यीय एक परिषद का निर्माण किया शासन को चलाने के लिए। आगे देखते, देखिए नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया ने सत्ता संचालन हेतु 12 भाई परिषद का गठन किया, जिसमें 12 सदस्य, ये 12 सदस्य था, मतलब 12 सदस्य थे 12 भाई परिषद में। तो इसे याद रखिएगा, 12 भाई परिषद का संगठन किसने किया था और इसमें कितने सदस्य थे। अब यहाँ पे देखिए क्या होते हैं, अब रघुनाथ राव राघुआ अंग्रेजों से संधि कर लेता है। भाई सीधी सी बात है, हमको इस तरह से सत्ता नहीं मिलेगी तो हम दूसरी तरह से हथियाएंगे आएंगे। अब ये मतलब गद्दारी की किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। रघुनाथ राव राघुआ ने क्या किया, अंग्रेजों से संधि कर लिया। अब संधि में क्या करता है, इस संधि को कहते हैं हम लोग सूरत की संधि। 1775 में संधि करता है सूरत की संधि। अब यहाँ पर देखिए सूरत की संधि में ना इसने क्या किया, सालसेट का क्षेत्र, बसीन का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। और यहाँ पे कुछ राजस्व भी देता है। देखिए राजस्व कहाँ का देता है ना,
और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा सूरत और भड़ोस का राजस्व भी अंग्रेजों को दे दिया। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा 1775 की बात हो रही है। अब इससे पहले की कहानी समझिए, है ना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है ना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बन चुका है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स है ना। अधिकार किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास है। मतलब जो भी संधि करना है, जो भी युद्ध करना है, इन सबका अधिकार किसके पास है? ये सब अधिकार है वारेन हेस्टिंग्स के पास। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो सूरत की संधि की जाती है 1775 में, इसमें वारेन हेस्टिंग्स का कोई रोल नहीं होता है। अब वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है? अब पुरंदर की संधि करता है 1776 में, है ना। पुरंदर की संधि में ये होता है कि माधवराव द्वितीय पेशवा होंगे। अब एक चीज ध्यान देना, एक संधि की गई सूरत की संधि जिसमें अंग्रेज किसका साथ दे रहे हैं? राघुआ का साथ दे रहे हैं। दूसरी संधि की गई माधवराव द्वितीय के साथ पुरंदर की संधि। इसमें देखिए सॉल्सेट क्षेत्र अंग्रेजों को दिया गया, लेकिन यहाँ पे पेशवा का पद किसको मिला? माधवराव द्वितीय को मिला। अब देखिए अंग्रेज यहाँ पे दो भागों में बट रहे हैं, एक सूरत की संधि को लेकर के और दूसरा पुरंदर की संधि को लेकर के। अब ये केस कहां जाएगा? ब्रिटेन में जाएगा। देखिए आगे क्या होता है, देखिए सूरत की संधि बंबई के अंग्रेजों ने किया है और पुरंदर की संधि बंगाल के अंग्रेजों ने किया है। बंगाल के अंग्रेजों के पास पावर है क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स यहां पर क्या है? वारेन हेस्टिंग्स यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना। बाकी क्षेत्र इसके अधीन है। अब ये मैटर जब ब्रिटेन चला गया ना, अब देखिए अंग्रेज किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। उनका मूल उद्देश्य था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। नियम कानून से उन्हें कोई मतलब नहीं था। अगर नियमतः देखा जाए तो फिर पुरंदर की संधि मान्य होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भाई ये बंगाल के गवर्नर जनरल ने किया है ना। ये तो बंबई में सामान्य अंग्रेजों ने किया तो इसे मान्य नहीं होना है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है कि सूरत की संधि को मान्य किया जाता है। अब सूरत की संधि को मान्य क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे अंग्रेजों को ज्यादा मुनाफा था। देखिए यहाँ पर सिर्फ सालसेट मिला था, है ना, और यहाँ पे क्या था? सालसेट मिला था, है ना, बसीन मिला था, सूरत और भड़ोस का राजस्व मिला था। तो यहाँ पे 4 क्षेत्र मिले थे तो अंग्रेजों को ज्यादा मुनाफा था, तो इस वजह से सूरत की संधि को मान्य किया गया। अब भाई आपने सूरत मतलब गलत फैसला दिया तो क्या विरोध होगा? 100% होगा, है ना। तो इसके विरोध में 1779 में तेलगांव का युद्ध होता है मराठाओं और अंग्रेजों के बीच। इस तेलगांव के युद्ध में अंग्रेज परास्त हो जाते हैं। ये जो युद्ध होता है इसमें अंग्रेज हार जाते हैं। जब अंग्रेज परास्त हो जाते हैं तो आगे फिर से कोई ना कोई संधि होगी। तो देखिए आगे क्या होता है ना। अब अंग्रेजों की हार हो जाती है तो यहाँ पर एक संधि होता है बड़ा गांव की संधि, है ना। बड़ा गांव की संधि होता है। अब इसके बाद देखिए अभी हार मानने वाले नहीं है वारेन हेस्टिंग्स, है ना। वारेन हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये क्या करता है 1780 में 2 जगह से अटैक करता है मराठाओं पर। एक अटैक करता है पूना से और दूसरा अटैक करता है ग्वालियर से, है ना। अब देखिए पूना ग्वालियर मराठा 2 जगह, देखिए यहाँ पे पीछे हम लोगों ने पहले ही समझ रखा है। देखिए पूना में पेशवा है और ग्वालियर की बात करेंगे तो सिंधिया है ना। तो यहाँ पर 2 जगह से जब वो अटैक करता है तो देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, अगर आप देखेंगे तो पूना में अंग्रेजों की हार हो जाती है ना, और ग्वालियर में इनकी जीत हो जाती है। तो पूना में अंग्रेज हार चुके हैं और ग्वालियर में जीत चुके हैं। अब आगे क्या होना है, देखिए आगे अगर बढ़ेंगे तो नेक्स्ट अगले स्लाइड पे क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए अब इसके बाद में 1782 में सालबाई की संधि होती है। सालबाई की संधि होती है और यहीं पर आंग्ल मराठा युद्ध को रोक दिया जाता है ना। आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। इसमें क्या फैसला लिया गया कि विजित क्षेत्र वापस, मतलब जो क्षेत्र एक दूसरे ने जीता उसे वापस कर दिया जाएगा। पेशवा कौन बनेगा? तो माधवराव द्वितीय पेशवा होंगे, है ना। और जो बात थी राघुआ के साथ इन्होंने फैसला कर लिया था, तो राघुआ को इन्होंने पेंशन पर रख दिया। तो या इस प्रकार से हम लोगों ने समझा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। देखिए यहाँ पे कितनी रणनीति चल रही है ना। अब धीरे धीरे जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो आपको परिदृश्य क्लियर होने लगेगा कि चीज़ें कैसे चल रही थी वहाँ पर। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और हमारे अधिकतर व्यूअर्स अभी भी ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।